आपका जो इंस्टाग्राम एक्चुअली मेरा फेसबुक से कनेक्टेड है, जो यूज फेसबुक मोर देन इंस्टाग्राम, हाँ हाँ तो वो है इंस्टाग्राम हैज कम, लेकिन मुझे ना उसमें मतलब हाउ डू यू शेयर वेदर, तो वो आता है कि इन सब के साथ शेयर करो, वो सब समझ नहीं आ अभी आई हैव नॉट गॉट द हैंडल ऑफ दैट. ओके So I generally have linked Facebook and Instagram. So whatever I post on Facebook, especially one मतलब photos and all cartoons, so that gets reflected in the Instagram then. there's a lot of serious material, then a lot of applications, like कि, okay, her whole digital persona is about issues and what should be right. But I felt कि what's your last favorite meme you have seen where you have laughed, okay, this was very nice on the satirical level or as a You know, sarcasm? something which really is giving me hope is that वो जो आजकल reels बनती है ना, some of them are very ब्यूटिफुली डन, जिसमें वो आम आदमी से बात कर रहा है. तो एक रील जो मुझे बहुत पसंद आई, वो बोलता है कि बछड़े को भी पता है कि गाय का दूध पीना है. दिस इज इनफ टू एक्सप्लेन कि हम कहाँ अनसाइंटिफिक जगह पे रोल कर रहे हैं, you know. मतलब so that brisk, I mean, so I laughed and I laughed, I mean, because I felt that it was complete in itself to say how irrational we are becoming, and that it has to be stopped. Then one thing which really made me laugh was how Rona Khatri did Lakshmi Bai College principal's this. The Gobar Yes, that incident. is wrong. But the Mhm. thing is, so much wrong is happening to us, and we are all feeling so damn frustrated that that was a release of some kind of energy. I mean, yes, he was putting, you can say, public property destroy कर रहा है, तो principal ने भी public property अब नहीं college की destroy की. Mhm. So that was another place where, you know, that made us see that what is happening, and you know how frustrated a lot of students are also, because finally that reflected that. Do you ever feel or have you ever felt कि I have been saying things, I have been open about my expression, I have been saying a lot of things about what I feel, and this is what I've felt कि there's nothing that I can do, and I'm tired. No, I As don't. an individual, I've felt it कि I've been trying 24/7 कि okay, this is the issue, let's resort it. ये अगर मैं देख सकता हूँ तो क्या आप नहीं देख सकते? आपके ही बच्चे हैं, जैसे अगर किसी प्रोफेसर या फिर टीचर या हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव के एंगल से देखें कि यू कैन इजीली स्पॉट इश्यूज जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या फिर बिल्डिंग्स में हैं, स्टूडेंट्स फेस करते हैं. हम देख के कहते हैं यार इतना टाइम हो गया, लेट्स रिजॉल्व दिस ना, इसके अलावा हमारे पास है क्या करने को. आई फील टायर्ड. देखो ऐसा है कि if we will start feeling tired, it is 100% victory for the other forces. आप कितनी चीज़ें पढ़ लें थ्रू द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, आप अपनी माइथोलॉजी पढ़ लें, देर इज़ ऑलवेज अ वॉर गोइंग ऑन. इट इज़ बिटवीन गुड एंड बैड, एंड यू नो एट एनी टाइम आपको ये सोचना है कि इस इशू में जस्टिस कहाँ लाई करता है. तो हो सकता है वो आवाज़ कमज़ोर हो, लेकिन आपका जो आज कर सकते हैं, अगर वो नहीं किया तो वो नेक्स्ट जनरेशन का अभिशाप बन के निकलेगा. ये मेरा मानना है. फॉर एग्जाम्पल, आज अरावली हम ख़त्म कर दें तो 50 साल बाद यहाँ पे जब रेगिस्तान आ जाएगा या जो पानी नहीं मिल रहा है, मतलब अखबारों में ये छप जाए कि कहाँ पे किसी गांव में माँ के दूध के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल मिल रहा है, तो कौन श्रापित हो रहा है. तो ये बात सही है, कई बार उदासी होती है, मैं ये कह नहीं रही हूँ कि उदासीन, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमंस आफ्टर ऑल. समटाइम्स आप सोचते हो कि ये फ्यूटाइल एफर्ट है क्या, बट देन यू सी दैट देयर इज नो अदर वे इन विच यू कैन गो, एंड समथिंग विच इज इंटीग्रल टू एनी एक्टिविस्ट, एनी पर्सन हु वांट्स टू, इज होप. एंड आई थिंक होप इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम नहीं लड़े, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज जीरो. That's true. द प्रोबेबिलिटी हैज टू बी मूव फ्रॉम जीरो. ठीक है, मैं जीरो से ही स्टार्ट करूंगी और मैं 1 की ओर चलूंगी. और हमने देखा कि हमारे स्ट्रगल से, मूवमेंट से, और जो स्टूडेंट के इशू थे, हम जीते भी. फॉर एग्जांपल, जब 2013 में FIUP हम पे लादा गया, तब तक ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा नहीं था. ग्राउंड पे हम चुपचाप उसको झेले. 1 साल हम मूवमेंट करते रहे, स्टूडेंट को बताते रहे. फाइनली स्टूडेंट ऑल्सो वोक अप टू द थिंग कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, और हजारों की संख्या में रैलीज निकाल कर
आम आदमी तक पहुंचकर, ठीक है नई सरकार आ रही थी तो उसका हमें फ़ायदा हुआ कि इलेक्शन था और हमें वादा किया गया वो रोल बैक हुआ। फिर मोदी सरकार से भी आपको पता हो कि नहीं 200 पॉइंट रोस्टर ट्रीटिंग इंस्टीट्यूशन एज अ होल करके ही रिजर्वेशन आप पहुंच पाते हो। यूजीसी ने ये देखा कि अगर हम डिपार्टमेंट टीचर्स के लिए डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर करें तो छोटे डिपार्टमेंट्स में कभी रिजर्वेशन का मौका ही नहीं आ रहा। जैसे कि 7वीं पोस्ट एससी होती है, 14वीं पहली पोस्ट एसटी होती है, तो कितने एक डिपार्टमेंट 4 टीचर्स का है तो कितने रिटायरमेंट होगा, तब जाके एक एसटी भरा जाएगा। तो यूजीसी का ये आंकलन था 2006 में कि जितने रिजर्वेशन होना चाहिए यूनिवर्सिटीज उन अनुपात पे नहीं है। तो यूजीसी ने ही कहा कि ट्रीटिंग यूनिट एज अ होल। और 2018 में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ जिसने कहा नहीं वी आर गोइंग बैक टू डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर। गांव तक ये बात पहुंच गई कि हमारा बच्चा पढ़ के क्या करेगा अगर रिजर्वेशन ही नहीं है। और टीचर्स का, रिसर्चर्स का और जो भी सिटीजन्स इंटरेस्टेड हैं उनका इतना सुंदर सतरंगी मैं कहूँगी कि मूवमेंट हुआ कि 1 साल हमें लड़ना पड़ा पर 2019 में वापस सरकार को देना पड़ा। ये अलग बात है, फिर वहाँ पे सामने जो था एक इलेक्शन था। तो हमारी सरकार जितनी भी ग्रीडी हो जाए, जो भी पावर में है, फाइनली इट इज़ द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर विच इज़ हेल्पिंग। जो आज के दिन में प्रॉब्लम लग रहा है वो ये कि कुछ भी हो जाए उन्हीं की सरकार आएगी। अगर सिटीजन का अगर ये हो जाए, जैसे बिहार चुनाव अभी भी चर्चा में है, कैसे 10,000 रुपया आखिरी दिनों में देकर आप मैनोवर कर रहे हैं, तब जो घाटा होगा वो आम सिटीजन का होगा। अदरवाइज सरकारों को दोबारा 5 साल बाद जो भी पावर में है उसे 5 साल बाद लोगों को फिर फेस करना है और उसी के अंदर हम बार बार बचते भी हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत टायरिंग हो सकता है, कभी कभी उदासी वाला भी हो सकता है, पर मैं उम्मीद के साथ हूँ कि चेंज होगा। और दूसरी बात ये कि हम बहुत सुंदर समय में रह रहे हैं। थैंक यू। ओके नहीं ओके। उसका एक एस्पेक्ट है जो बहुत सुंदर है, वो ये है कि एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। जब ये हो रहा था तब आप क्या कह रहे थे, किसने क्या कहा, टुडेज टाइम इज टुमारोज हिस्ट्री एंड मूवमेंट्स ऐड, दे कीप क्यूमुलेटिव होता रहता है। और फिर अगर सरकारें डेमोक्रेटिकली उस चीज़ों को देखती हैं तो सुधार होते हैं, नहीं तो हमने आसपास की कंट्रीज में देखा है कि कैसे डिसरप्शन भी हुआ। उसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का। मैम डू यू बिलीव कि आज का स्टूडेंट जो अपने स्कूल लाइफ में है, कॉलेज में है, पहली बात उसको डेमोक्रेसी का एसेंस पता है? बिकॉज लास्ट नाइट आई वाज वाचिंग दिस इंटरव्यू, ZTO, वो एक काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट है। अब वो इंडिया के, तो आई डोंट नो कि इंडिया के फेवर में करते हैं अगेंस्ट में करते हैं, बट उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया जो बांग्लादेश के अब बन के बैठे हुए हैं, एंड आई फेल्ट कि लेट्स अंडरस्टैंड कि वो क्या नैरेटिव दे रहे हैं। तो मैं उनकी, अब हम लोग तो न्यूज़ मीडिया में 5 साल से कर रहे हैं, तो आई नो व्हाई वन सेंटेंस विल बी सेड। एक एक शब्द का एक मतलब होता है कि आप कन्वे करते हो। तो उन्होंने बोला कि बांग्लादेश की जो अब नई कमान है एक नोबेल पीस प्राइज के हाथ में, तो आई सॉ अ नैरेटिव एंड प्रोपेगेंडा कि वो क्या कन्वे करना चाहते हैं कि ही इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड पीसफुल पर्सन। देन आई स्टार्टेड टू लाइक पूरा पॉडकास्ट देखा एंड समझा मैंने। आई फेल्ट कि वहाँ के लोगों को वो अपनी फिल्म दिखाते हैं कि हमारे साथ बाहर गलत कर रहा है, हमारे साथ इंडिया गलत कर रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चलो वहाँ पे वो चीज़ हो रही है, एंड डेफिनेटली जहाँ पे जो चीज़ होती है हमें तो हमारे देश को ही बचाना है, हम तो हमारे देश के साथ खड़े हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आजकल जो स्टूडेंट्स है वो डेमोक्रेसी को कैसे देखते हैं, बिकॉज हमने तो आज तक ऑफिशियली तो वी हैव नेवर सीन अ डिक्टेटरशिप, लाइक हमने तो नहीं देखी। मैं तो 24-25 साल का हूँ, मैंने तो नहीं देखी। तो डेमोक्रेसी का एसेंस एक बच्चे को कैसे पता चलेगा जो कॉलेज में है, 12th में है, तभी उसके अंदर शायद एक जागरूकता आ पाएगी कि ओके व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस आई एम ऑब्जर्विंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी अगर आप मतलब फैमिलीज से लेकर इंस्टीट्यूशंस तक अगर वो एक महसूस नहीं करते, है ना, मतलब घर में डिसीजंस ले रहे हैं, उनका इंक्लूजन है कि नहीं, कौन सा स्पेस किसका है, किसके क्या राइट्स हो सकते हैं,
या कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में भी उनको क्या डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पर जो बातचीत के साथ हम डिसीजंस पे जा रहे हैं। तो ये एहसास तो मेरे ख्याल से सबको होता है कि हमारे हक जो हैं नहीं है। जैसे एक बहुत सुंदर पोएम है इसमें, कास्ट को मैं लेकर आना चाहती हूँ हमारे दोस्त अखिल के कि मैं 10 साल का था और मैंने माँ से पूछा कि मेरी कास्ट क्या है, तो उसने कहा कि अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता तो तुम अपर कास्ट हो। ओके, तो ये कि डेमोक्रेसी का एहसास नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी अगर आप देखेंगे तो राइट्स ऑफ पीपल है। ये जो डिस्पैरिटी हमारे देश में या हमारे स्टूडेंट भी आसपास देखते हैं, उनको एहसास होता है कि वो हाशिए पे खड़े हैं। तो डेमोक्रेसी क्या चीज़ है और वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है वो पता नहीं, लेकिन उसका अभाव जब होता है, चाहे घरों में हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस में हो, फैसलों में, तो हमें आभास तो होता है कि डेमोक्रेटिकली सब लोगों को मिलाकर या सोच समझ के लॉजिक तर्कपूर्ण तरीके से डिसीजंस नहीं लिए जा रहे, और हम उसका विरोध भी करते हैं। जो बच्चे हैं वो घरों पे भी लड़ते हैं, है ना, और वहीं ग्रोथ भी है। आप देखोगे कि अगर ये नहीं हो रहा होता कि इवन विदाउट नोइंग कि देश के संदर्भ में डेमोक्रेसी क्या है, अगर उसका महसूस करके आप चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे होते तो बहुत ही मतलब तो इतना ग्रोथ नहीं होता। जो इंस्टीट्यूशंस का ग्रोथ है, आप छोटे अब जैसे फीस हाइक हो रही है पूरे देश में, जगह जगह मूवमेंट्स इसके ऊपर होते हैं, या स्कूलों में पानी नहीं मिलता, उसके ऊपर पेरेंट्स और स्टूडेंट विरोध करते हैं, तो वो भी तो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो ये तो पता है, एहसास है कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। हाँ, और फिर इसीलिए ये भी पता है, शायद मतलब कनेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। आई होप सो मैम। आपके व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर, मैंने जेमिनाई से पूछा था टेल मी एवरीथिंग अबाउट आवादेव, तो उसने काफी चीजें मेरे को लिख के दी। उसमें देयर वाज वन थिंग, गॉर्क से नहीं पूछा? ग्रॉक के बारे में देखा कि वो ज्यादा कन्वर्सेशन उसमें दे पाता है, बट हमारे पास वो फ्री वाले हैं तो हमने अच्छा, वो लिए। उसमें आई आस्क्ड, तो उसमें लिखा हुआ था यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम मिरांडा मिरांडा, हाउस। देन यू डिड योर एमएससी एंड पीएचडी फ्रॉम एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट। मैम एक चीज समझनी है, वहां पे जब आपने अपनी ग्रेजुएशन करी उन सालों में और आज के सालों में क्या फर्क है, लाइक फ्रॉम ऑल डोमेन्स, एंड इट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ होलिस्टिक पीओवी, लाइक स्टूडेंट कल्चर, लोगों का फैशन, लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर, लोगों के पॉलिटिकल लाइक इंक्लिनेशंस क्या हैं, एंड ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर क्या था। अच्छा, इसमें मैं ये बोलूँगी, क्योंकि मैं दिल्ली से ही रहने वाली थी, डे स्कॉलर थी, मैं अब लुकिंग बैक समझती हूँ कि एक थोड़ा सा लॉस था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं घरों के बाहर और क्लासरूम के बाहर अड्डा मार के, तो वो डे स्कॉलर्स के पास ना इतना समय नहीं होता है, क्योंकि उनका टाइम ट्रैवलिंग और घर जाने में, टाइम से पहुंचने में और ये सब होता है। एक मैं चीज़ कहूँगी तो वो एक थोड़ा सा माइनस हो गया मेरी ज़िंदगी में शुरू में, और जिसकी भरपाई मैंने कोशिश की है कि अब जब मैं मिरांडा हाउस को एज ए टीचर जी रही हूँ तो मैं उसको जीऊँ, क्योंकि मिरांडा हाउस अच्छा, पहले जो कल्चर, और इसमें एक चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, चारों चौकीदारों का होना, बैरिकेड होना, हर किसी को रोके जाना, ऐसा नहीं था। द होल कैंपस वॉज वेरी रिलैक्स्ड, यू कुड वॉक अक्रॉस अ कॉलेज विदाउट एनीबडी स्टॉपिंग यू। तो वहीं से शुरू होता है कि और जो हमारा कॉफ़ी हाउस था, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट का, जो कि बंद कर दिया गया, वो बिल्कुल वीसी दफ्तर के बीच में था। डूटा डूसू के दफ्तर वीसी ऑफिस के नेक्स्ट थे, वहाँ पे एक बड़ा कॉफ़ी हाउस था, और वहाँ से जो कल्चर चेंज हुआ है वो केजेस में बदल गया है। तो यही आपकी मानसिकता का जो चेंज है, बदलाव है, वो है। पहले जो था ना, यूनिवर्सिटी अपने को ऑटोनॉमस मानती थी, और वो उस स्वायत्ता से कोर्स रिविजन्स करती थी, उस स्वायत्ता से वो गवर्न करती थी, ऐसे डिसीजंस लेती थी ताकि जो यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी हों। आज के दिन में ये केज क्यों है? क्योंकि वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स हमसे डील ही नहीं कर सकते, वो आम स्टूडेंट से डील ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको वो करना है जो उनको कहा जा रहा है। उनके पास कोई रियल स्वायत्तता सिवाय एक छोटा नैरो ग्रे में खेलने के
बची नहीं है, इसलिए वो केज्ड है। क्या उनके पास भी लिमिटेड ही मतलब पर ये मूवेबिलिटी होना है? नहीं चाहिए था, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ और जब जैसे यूजीसी का गठन हुआ, ये माना गया कि एजुकेशन किसी सरकार के दबाव में होनी ही नहीं चाहिए। इट शुड बी गवर्न्ड एंड इट शुड बी, ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन बाय द टीचर्स देमसेल्व्स। यूजीसी के पास एक ऑटोनॉमी का एक सेंस था और वही नीचे तक पॉपुलेटेड था। धीरे धीरे वाइस चांसलर्स और हायर अथॉरिटीज़ के जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल पॉलिटिकल हो गए। एज अ रिजल्ट you are promising something to sit on a seat and then you are not free, and सरकार ने भी रेगुलेशन और ये सब कुछ को टाइट करना शुरू किया, where they wanted to regulate the system more and more। तो बजाय इसके कि यूजीसी भी या सरकार जो है बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स कि ये कैसे पनपे, वो नहीं सोच रहे कि इसको पनपने के लिए क्या ज़रूरी था। हमारी एक यूनिवर्सिटी इतनी बेहतरीन कर रही थी तो क्यों कर रही है, उसको क्या चीज़ें चाहिए थी कि वो बेहतरीन करे, उसकी स्टडी जो है सरकारों ने कम कर दी है। जो वो वहाँ फैसले ले रहे हैं वो नीचे इम्पोज कर रहे हैं और वो एक बंद होना शुरू हो गया। स्टूडेंट के मामले में मैं कहूँगी कि आज का जो डाइवर्सिटी है स्टूडेंट पॉपुलेशन का, इट्स वेरी वेरी रिच, इट इज़ मच मोर रिच than when I was a student। क्योंकि जब I was a student from 91 to 96, first as undergraduate then post graduate, तो उसमें दिल्ली का स्टूडेंट ज़्यादा था और अगर बिहार या बाकी जगहों से स्टूडेंट आते थे तो वो थोड़े प्रबुद्ध फैमिलीज़ के थे। ये जो धीरे धीरे रिजर्वेशन नीचे तक पॉपुलेट हुआ है, आज के दिन में डाइवर्सिटी बढ़ी है। दूसरी बात यह है कि 20-25 सालों में माँ बाप, जैसे आपके गांव में कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, आईएएस बन जाता है, लेक्चरर बन जाता है, तो और 4 लोग चलते हैं वहां से, चाहे जमीन गिरवी करनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, उस बच्चे को पढ़ाना जरूरी हो जाता है। तो द डाइवर्सिटी इज मच मोर। एज अ रिजल्ट द क्लासरूम इज वेरी रिच, कल्चरली वेरी रिच, और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कैंपस पे रह रहे हैं तो एक वो इक्वेशन भी चेंज हो रहा है, हाउ दे आर लुकिंग एट थिंग्स, बिकॉज नाउ दे हैव मच मोर टाइम टू डिस्कस थिंग्स एंड सो एंड सो फोर्थ। जो लास्ट में अभी रिवीजन हुआ है 2022 से सुएट, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं डाइवर्सिटी घट रही है। और यही हम लोग बार बार आर्टिकल्स में भी लिख रहे हैं, वाइस चांसलर को भी एकेडमिक काउंसिल में बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बोल रहे हैं, क्योंकि कोएड कॉलेजेस में ये अखबारों में छपा है, आप पढ़ेंगे तो कि नंबर ऑफ विमेन हैज़ गॉन डाउन। ओके, और क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड पे बेस्ड है, तो आपके पास हो सकता है कि आपको लगे कोई केरलाइट ज्वाइन कर रहा है, लेकिन फाइनली पता चलेगा कि वो दिल्ली से ही है और वो सीबीएसई बोर्ड से है। तो जो स्टेट बोर्ड्स के थ्रू स्टूडेंट आ रहे थे और क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में था, जो स्टेट बोर्ड को भी यहाँ पे एंट्री थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो डाइवर्सिटी जो थोड़ी वॉश आउट हो रही है। और वो हमारी वरी भी है, क्योंकि जितना स्टूडेंट क्लासरूम में सीखता है उससे बाहर कॉरिडोर में और आसपास भी सीखता है, और ये उसका पहला इंटरेक्शन है फैमिली से आउटसाइड, जहाँ पे वो खुद इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो 18-19 साल का है, तो वो बहस के साथ कुछ चीज़ों को अपनाता है। तो वो एनवायरनमेंट बहुत रिच होना चाहिए। मैम, जैसे आपने केरला का एक एग्जांपल लिया, बिकॉज केरला स्टूडेंट्स का वो जो बोर्ड में काफ़ी न्यूज़ भी आई थी कि उनके हर सब्जेक्ट में 100 नंबर होते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस भी उनको मिलते हैं, और यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती थी टॉप 4 टॉप 5 पे। तो अब डेफिनेटली इंक्लूसिविटी इज़ नेसेसरी, बट ये भी देखा जा रहा था कि वो लोग इतने एम्पल अमाउंट में, उनके लिए बहुत इजी हो गया था यूनिवर्सिटी में एडमिशन। हाँ, तो वो भी तो एक एंगल गलत है कि बाकियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी उस वजह से, क्योंकि उनका बोर्ड लीनियंट था। एक चीज़ इसमें मैं बोलना चाहती हूँ, आप इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को सोचेंगे कि ये बात सही है कि एक बोर्ड का क्राइसिस हुआ और उसने नंबर बढ़ाए। हाँ, आप वैसे देखा जाए तो मैं बोलती हूँ नंबर्स आर ओपियम फॉर द मासेस, जैसे वो था ना, इन द सेंस आप कचरे में, आपके पीछे जो भी आ रहा है, टॉयलेट साफ नहीं है, टीचर नहीं मिला, नंबर आ गए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स गेट सेटिस्फाइड व्हेन दे गेट नंबर। तो सिर्फ ये एक स्टेट बोर्ड नहीं है जिसने मार्क्स इन्फ्लेट किए, बंगाल बोर्ड भी शिकायत करता था कि सीबीएसई वगैरह का बहुत ज़्यादा मार्क्स इन्फ्लेटेड है।
हम्म अब ये एक चीज है। दूसरा बात ये है सीवेट, सीकर में किसी बच्ची के अच्छे नंबर आ गए, हम्म तब वहां पे फोन कॉल से शुरू होता था कि इसको एडमिशन मिल सकता है क्या। हम्म अगर आपके सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स का नंबर बढ़ता जाएगा, पहले ग्रेजुएशन में घुसने के लिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में घुसने के लिए, फिर इवन कोई आपको IAS IPS और भी आपके बैंक के एग्जाम, माँ बाप के पास कितना रुपया है कि वो कितनी कोचिंग करवाएगा। तो जब सीवेट आपका कोचिंग से है, अगर ये खबर नीचे है, तो माँ बाप पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि ये हमारी लिमिट से ही बाहर है, और वो कोशिश भी नहीं करेंगे कि, और महिला स्टूडेंट के मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज भी बेटे के लिए कुछ निकल जाएगा, बेटी के लिए बड़ा मुश्किल होता है फैमिलीज के लिए। आज भी वो ट्रांजिशन पूरा नहीं हुआ है, तो सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का इसमें होने वाला है और हो रहा है। नाउ इसका सोल्यूशन क्या है? हम बोल रहे हैं आप परसेंटाइल बना लो, आप परसेंटाइल सिस्टम ले आओ, और आप ये कहो कैपिंग हो कि इतना ही प्रतिशत का किसी बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मतलब देश में आप जितने बोर्ड्स हैं उनको साथ नहीं ला पा रहे, ये कैसी बात है। अच्छा, इससे ये भी हुआ क्लास 11-12 में हर कॉलेज स्कूल जो है ना फोकस करता था और चाहता था कि इससे तय होता है कि हमारा स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर हमारे स्टूडेंट को बोर्ड में अच्छे नंबर आते हैं और उसके बाद उसको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, और वो इसका वो करते थे, प्रचार करते थे कि हम बेहतरीन काम करते हैं। स्यूएट ने क्या किया कि आपके प्रॉक्सी स्कूल शुरू कर दिए। प्लीज फाइंड आउट द डाटा ऑन इंक्रीज इन प्रॉक्सी स्कूल। पहले सिर्फ ये इंजीनियरिंग और मेडिसिन के स्टूडेंट्स के साथ होता था कि वो कोटा में बैठे हैं। आज आपने ये बोल दिया स्टूडेंट को कि आपका कंटिन्यूअस वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप ये 40 क्वेश्चंस आपको एंड में करने हैं और आपसे तो होगा नहीं, आप पढ़ो कोचिंग में। इससे पहले कि सरकार अभी बोलती, मार्च के महीने में 2022 में उसने डिक्लेयर किया, जबकि यहाँ स्टूडेंट कोविड में था। 2022 में जो 12वीं कर रहे थे वो बड़ा स्ट्रेंज ग्रुप था स्टूडेंट का। वो जैसे ही 20 में अपना 10th का पेपर लिख रहे थे, कोविड शुरू हुआ, और 22 में वो उन्हीं हालातों में कैसे भी पढ़े। तो सरकार ने बदल ही दिया कि आज से सीवेट से होगा। तो स्टूडेंट तो बिल्कुल घबरा गया क्योंकि उसकी 2 साल की तैयारी थी कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहता है, या वो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, या वो 12वीं पे फोकस करे। तो आपने सब बदल दिया। तो आप स्टूडेंट को रिगर और कंटिन्यूअस वर्क से बाहर ले जा रहे हैं। नहीं तो बोर्ड एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट, कंटिन्यूअस वर्क, प्रैक्टिकल्स, अब हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं किए हुए स्कूल में, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं, स्टूडेंट को ही जरूरत नहीं। तो ये जो डाइल्यूशन 11वीं और 12वीं जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, और जितना सीवेट पे प्रिंसिपल्स ने और एकेडमिशियंस ने लिखा है विरोध प्रकट करते हुए, इतना किसी और स्कीम पे नहीं हुआ है। इसलिए क्योंकि इसने स्कूल एजुकेशन को इरोड कर दिया। आप एक अच्छा काम कर सकते थे। अभी भी सीवेट में फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी के अगर 2 बार पेपर होते हैं तो उनका परसेंटाइल बनाया जाता है और उनको मर्ज किया जाता है। ओके, तो इसी तरीके से हम बोर्ड एग्जाम से करते थे, तो आपके स्कूल भी बच जाते, कंटिन्यूअस वर्क भी बच जाता, और जो अपनी जगह पे रहकर बेहतरीन काम कर रहा है वो यूनिवर्सिटी और उसमें आता। एक चीज और है, एक बीमार 100, वो एक अनार 100 बीमार। डिमांड और सप्लाई में इतना फर्क है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज को बेहतरीन किया जाता, अगर और अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली जाएं, स्टूडेंट वहां जाएगा नहीं जाएगा। बट इस पे तो मैं आऊंगा, अगर मेरे को सीयूईटी के इशू को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझना है, जैसे आपका एक पर्सपेक्टिव है, वीसी सर का एक पर्सपेक्टिव है, पॉजिटिव नेगेटिव्स। अब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ना स्टूडेंट को समझ में आएगा, उसको तो जो उसके बड़े लोग बताएंगे वो समझ लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सजेस्ट मी कि मैं किससे जाके सीयूईटी के ऊपर सवाल पूछ सकता हूँ, आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, हमें तो सरकार से ही करना होगा क्योंकि ये एनईपी के तहत लेकर आया। देखिए 29 जून 2020 में जब कोविड में हम जूझ रहे थे, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे ऐश्वर्या, एक एलएसआर स्टूडेंट, कमिट भी करती है सुसाइड। फिर अखबारों में आया कैसे लोगों ने अपनी गाय बेच दी ताकि मोबाइल खरीद पाए। स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सिवाय एक आप केरला का कह रहे हैं, लेकिन केरला या कोई एक आध
गवर्नमेंट होगी जिसने मेहनत किया कि स्टूडेंट तक एजुकेशन कैसे पहुंचे। अदरवाइज ये टीचर पे छोड़ दिया गया कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स मुहैया करिए, ये पेरेंट्स पे छोड़ दिया गया कि जो भी, और सबको नंबर दे दिए गए। तो पूरे देश के पास 10 CGPA हो सकता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। मेरे पास था वैसे। हाँ, लेकिन 10 CGPA को आप तभी वैल्यू करते हो जब वो अर्नड होता है। आप ये देखो कि मतलब आपका जो मार्केट है ना, उसने जो कोविड स्टूडेंट्स के ऊपर ये कह दिया कि इन्होंने एक्चुअली पढ़ा नहीं है, इनके नंबर आए हैं, बच्चों पे कहा गया है ना? क्यों? और ये होता ही है। आप ये बोलो कि विद इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, डू यू थिंक कि 10 CGPA ऑफ ईच कॉलेज हैज द सेम मीनिंग? नो। द पर्सन, द मार्केट विच इज हायरिंग कंटिन्यूअसली अंडरस्टैंड्स योर रिगर। IIT वाले को या चंद कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को क्यों लिया जाएगा? वो इसलिए लिया जाएगा कि इस आदमी के पास डेक्सटेरिटी होगी। एजुकेशन ने इसको ये बता दिया कैसे ये डिसिप्लिन तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से अपना काम करता है। जरूरी नहीं है जो पढ़ा है उसी का सीधा सीधा लागू हो इंडस्ट्री में ना, लेकिन उसको ये मालूम है कि इसको डेक्सटेरिटी है, इसको पॉलिश किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है, इसको नई चीज़ें सिखाई जा सकती हैं और ये सीखेगा और आगे चलेगा। इसके अंदर कम्युनिकेशन की क्षमता है, ये लोगों से बातचीत करने में अच्छा है, और वो लेता है। तो मार्क्स दे देने से आपका वर्थ सेट नहीं होता। इनफैक्ट अच्छा एग्जामिनेशन सिस्टम वो है जो स्पेक्ट्रम क्रिएट करे, और मार्क्स का प्रोपोर्शनैलिटी आपकी मेहनत और काम पे होना चाहिए। अगर आप सबको हाई मार्क्स दे देंगे, ये बड़ा फनी हुआ था सेमेस्टर सिस्टम में। पहले जो आपने भवेश आपने पूछा भी था कि क्या फ़र्क आया। पहले हमारे जो रिजल्ट थे ना, वो दीवारों पे लगते थे। तो जैसे 3 इडियट्स में था ना, वो जाके दीवार पे देखते हैं कि कौन पास है कौन फेल है, आप देख सकते थे। पूरा कॉलेज का रिजल्ट, कोई भी जैसे फिजिक्स ऑनर्स आया तो अक्रॉस कॉलेजेस फिजिक्स ऑनर्स नोटिस बोर्ड्स पे लग जाते थे, एंड अक्रॉस कॉलेजेस आप देख सकते थे। फिर सेमेस्टर सिस्टम आया 2010 में, और वो दबाव डाल के किया गया, और उसके बाद ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट के 110% आ गए। अब मतलब हमने कहा 110% कैसे आ गए, ये 105 कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने मार्क्स को इन्फ्लेट करना शुरू किया। जब स्टूडेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, देखिए सेमेस्टर सिस्टम कहाँ काम करता है, हमने काफ़ी विरोध किया था। वहाँ काम करता है जहाँ छोटा यूनिट है, जो टीचर पढ़ा रहा है लिखा रहा है वही पेपर चेकिंग कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन अक्रॉस कॉलेजेस अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप देखेंगे, जहाँ एडमिशन भी अक्टूबर तक चल रहा है, अब सितंबर तक चल रहा है, दूसरा कोई टीचर हायर हो पाया नहीं हो पाया, अलग अलग कंडीशंस में स्टूडेंट काम करता है। अगर स्टूडेंट को टाइफाइड हो जाए तो 1 महीना खराब हो जाता है, तो सेमेस्टर में तो वो एक बहुत बड़ा चंक है। तो स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू परफॉर्म, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम को तो फेल नहीं होना है। आप ये देखिए, जब नंबर देते हैं तो स्टूडेंट के कंसर्न नहीं है, ये मार्क्स करना है कि हमारे सिस्टम का फेलियर नहीं होना चाहिए। मार्क्स इसलिए ज़्यादा दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा जिसके 1 नंबर आए हैं उसको भी 30 दे दो। 30 देने लगे, तो जिसके 70 के ऊपर 71, 72, एवरीबडी वेंट अप टू, पहले एक फॉर्मूला लगाया तो 100 से ऊपर चले गए, है ना। कंप्यूटर ने रोका नहीं, फिर उनको जब अखबारों में छपा तो ये गलती महसूस हुआ। तो उन्होंने एक तो ये कर लिया कि जो रिजल्ट है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट को जाएगा। आज के दिन में कोई नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट नहीं लगता, आप नहीं देख पाओगे कि कितने स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं। ओके, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी काल बता रही हूँ, आप केरला की बात कर रहे हो ना, मैं ये बता रही हूँ कि कहाँ पे ये सब मानसिकता शुरू होता है कि आपको ये फेल नहीं करना है सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने एक उस पर एनालिसिस किया रिजल्ट का, जब तक छप रहा था तभी तक, मतलब जब उसका एक PDF आ रहा था, रिलीज हो रहा था, हमने एनालिसिस किया। एक्चुअली मार्क्स का ना एक बेल शेप होना चाहिए। 20 में से 20 लाने वाले बच्चों की संख्या कम, ऐसे ही 20 में से अगर आपको लगता है औसतन बच्चों के 16 आने चाहिए, तो 7, 5 लाने वालों की भी संख्या कम, तो एक बेल शेप होता है। पता चला कि वो ऐसे जाके अटक गया, मतलब 100 लानों की संख्या सबसे ज्यादा। वो क्यों? क्योंकि 71 वाला भी 100 हो गया। उन्होंने ये तो रोक दिया कि 100 से ज्यादा है तो 100 पे रोक दो, पर 71 भी 100 हो गया, 72 भी 100 हो गया, 82 भी 100 हो गया, तो 100 सबसे ज्यादा। तो ये पेपर में छपा। उसके बाद से ये हुआ कि इंडिविजुअल स्टूडेंट के पोर्टल पे उसके नंबर पता चलेंगे। हम
कहीं पे भी पब्लिश नहीं करेंगे रिजल्ट ताकि लोग एनालिसिस कर पाएं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हाल है पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, लगातार जो चीज़ें चेंज हो रही हैं। मार्क्स इज़ अ वे टू फाइनली बाय पीस। तो ये हो रहा है, कोविड ने एक स्पेशली ये चीज़ों को हिला दिया, जो अभी जनरेशन आ रही है, डिग्री विदाउट एजुकेशन, इसे कहने लगे हैं हम लोग एजुकेशन विदाउट एजुकेशन। यानी कि स्टूडेंट का भी अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन कम हो गया है, वो हर समय मोबाइल फ़ोन पे है, व्हाट्सअप देख रहा है तो फेसबुक भी देख रहा है, फेसबुक से वो ईमेल देख रहा है, फिर वापस फेसबुक पे जा रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है। पर उसका कंसंट्रेशन टूटने से वो पढ़ाई का जो माहौल है, एक तो माहौल होना चाहिए, एक उसके लिए पुश होना चाहिए। अगर स्टूडेंट को मालूम है कि, और स्टूडेंट हम पे हंसते हैं कि मैंने तो यार 15 का लिखा था पेपर, ये आ गए हैं 45। अगर स्टूडेंट अपनी डिग्री पे हंसेगा तो मार्केट हंसेगा कि नहीं? You're right on this. So 10 CGPA and unemployed youth is our crisis. इससे अच्छा ये है, और एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, आपके सामने हजारों चॉइसेस थी। एग्जामिनेशन सिस्टम और एकेडमिक्स का जो एनवायरनमेंट है, उसको क्या चीज़ पैदा करनी है आपके अंदर कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएं, आप अपने को इवैल्यूएट कर पाएं, और जो हज़ारों आपके सामने ऑप्शन है उसमें आप ठीक ऑप्शन अपने एप्टीट्यूड से ले पाएं। तो जब हम स्टूडेंट को जो कभी कॉलेज नहीं आ रहा, या जो नहीं पढ़ाई कर रहा, बहुत बारी कहने पे भी असाइनमेंट नहीं दे रहा, पोस्टपोन करता चला जा रहा है, या जिसने कुछ भी नहीं लिखा और हम सबका मार्क्स इन्फ्लेट कर रहे हैं, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट एक भ्रम में है कि उसके पास एक डिग्री है, पर उस डिग्री का फायदा उसको कभी होगा नहीं। और कंपनीज को ये दिख रहा है कि बच्चों में क्वालिटी नहीं है। हाँ, तो वो क्या हो रहा है ना, आपके देश में एक क्राइसिस हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का। अच्छा है कि सरकार इसको अनएम्प्लॉयबिलिटी पे छोड़ दे, ये आपको बाद में समझ आएगा। अभी स्टूडेंट एंड वी मे थिंक, सम स्टूडेंट्स थिंक, एंड यू कैन हियर स्टूडेंट्स लाफ ऑन यू आल्सो समटाइम्स। आई एम नॉट सेइंग दैट, I mean, I'm distinguishing between students who really need care, who have gone through some family crisis, gone through teacher का मतलब ही यह है कि संवेदना उसके अंदर हो, नहीं तो मैं टीचर ही नहीं हूँ। और मैं टीचर तभी हूँ जब मैं स्टूडेंट के हालात और रूल उस पर थोपूँ नहीं। इसलिए एक डिस्क्रिशन भी दिया गया कॉलेजेस में कि हाँ कुछ केसेस हैं उनको आपको करना है। पर अगर हम वो नहीं करके, स्टूडेंट हम पे हंस रहा है, वो सोच रहा है हम सिस्टम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उस सिस्टम उसको बेवकूफ़ बना रहा है। ये डिस्टिंग्विश अभी स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। 5 साल बाद, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने बेरोजगार स्टूडेंट बैठे हैं, है ना। पेपर लीक इज़ अनदर थिंग। कांस्टेबल बनना चाहता है, पढ़ाई कर रहा है, या तो रिजल्ट नहीं आएगा या वो पेपर लीक में जाएगा, तो जिससे जो रुपया हो सकता है वो कोचिंग सेंटर ले रहा है विदाउट एन आउटपुट, है ना। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आर फॉलिंग। You may get a degree. I went to 10 years ago, I went to Haryana. For the first time in my life, I saw non-attending engineering colleges. I said, ये क्या बला है? पता चला कि वो सिर्फ हॉल टिकट लेने आता है, तब भी उसको वहाँ पे वो देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, हॉल टिकट मिल जाए, और बस वो एंड एग्ज़ाम लिख रहा है। एक और चीज़ है, और ये सरकार ने NEP में भी किया है। NEP में क्या किया है कि सरकार चाहती है कि ऑनलाइनकरण हो जाए, क्योंकि आज के दिन में 146 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। 50,000 पॉपुलेशन जो है 25 साल से कम उम्र की है। अब इसको एजुकेशन देना है, अगर विदाउट स्पेंडिंग देना है तो सरकार इसको ऑनलाइन पे भेज रही है। बट आप ये सोचो कि एजुकेशन इज़ अ सोशल एक्टिविटी, विदाउट मीटिंग पीपल, फिर तो आप कुएं का मेंढक हो जाओगे ना। जो फैमिली में बातें हैं, जो वहाँ पे सिखाया जा रहा है, आप नए लोगों से मिलोगे कैसे? आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल कैसे आएंगे? क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चे को समझ रहे होते हैं या नहीं समझ रहे होते, कि इक्वेशन सेट हो गया होता है और उसी में बच्चा घर में अपने को चल लेगा, पर वो बाहर से कैसे कम्युनिकेट करेगा, नए विचार कहाँ से लाएगा? तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। विदाउट पुटिंग इन मोर मनी, हमारी डिमांड 10% GDP की है। कोठारी कमीशन 1960s के दशक में कह गया 6% होनी चाहिए, आज भी सरकार 3% से कम पे घूम रही है। 50% जनता जब 25 साल से कम उम्र की है, एक ही चीज़ हो सकती है,
या तो इसमें रुपया डाल के हेल्थ केयर, क्योंकि ये हेल्थ से भी रिलेटेड है। आपके जो जैसे होता है ना विटामिन डी डिफिशिएंसी हो जाए, B12 हो जाए, यू बिकम डिसफंक्शनल, तो ये हेल्थ से भी रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हेल्थ और एजुकेशन इज फंडामेंटल इफ यू वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन। You cannot be strong because some leader declares 56 inch. You will be strong when individuals will be strong, will have dexterity और knowledge production. Knowledge production में अगर आपको जाना है, नए विचारों को लाना है, नई चीज़ों को करना है, तो उसमें आपको रुपया डालना पड़ेगा. Otherwise, gig workers. We will be a population of gig workers. Undergraduate student, you are Zomato delivery guy. ये लोग भी. And this is unfortunate. Because you will think you are undergrad, आपका ग्रेजुएशन डिग्री है, पर जब आप कमा रहे थे, और देखिए बहुत सारी जनता है जो जब उसे लगता है कि बच्चे को एजुकेशन देनी है, अब्रॉड भेजता है, और सबको मालूम है कि अब्रॉड जाकर एक असाइनमेंट रखने में कितना ग्रिलिंग होता है, कितनी मेहनत होती है. तो फाइनली तो वहीं की डिग्री इंपॉर्टेंट है जहाँ वो ग्रिल करके ली गई है, जहाँ मेहनत करके ली गई है. हाँ, मास एजुकेशन में एक हम ऐसा पढ़ाना चाहते हैं कि हम बहुत 70% को आगे ले जाएं, है ना. 70% को डाइल्यूशन जब हम करते हैं मार्क्स देकर, तो हम 100 वाले से भी धोखा कर रहे होते हैं, उसको भी गुस्सा होता है कि मैं क्यों काम करूं. तो ये सेंटिमेंट हो रहा है. आप सुनो कि 1 लाख जो है गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए और 53 लाख स्टूडेंट्स ने स्कूलों से ड्रॉप किया. इज दिस अ गुड न्यूज़? सो यू हैव टू इवैल्यूएट. सीवेट वगैरह, देखिए आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझती हूँ. मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मैं नहीं खुश हूँ, लेकिन मैं खुश हो सकती हूँ कि दिल्ली में बैठी हूँ, मेरे बच्चे को तो अच्छी कोचिंग मिलेगी. नीट का तो वो दे ही रहा है एग्जाम, इसका भी दे देगा सीवेट का, इसमें क्या प्रॉब्लम है. हाँ, मेरे लिए इंडिविजुअली अच्छा है, पर जब सरकार नीति तय कर रही होती है तो वो सबसे पहले हाशिए पे खड़े हुए लोगों को कैसे अंदर लेकर आए. क्या ये सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी है और वो किसके खिलाफ जाएगा, जब तक ये तय नहीं करती तब तक उस पॉलिसी का मीनिंग यही है कि उसको जानबूझ के किया जा रहा है. तो सीवेट जो है उन सारे साथियों को हाशिए पे छोड़ रहा है जो कोचिंग के बगैर यूनिवर्सिटी का रास्ता देख रहे थे. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक कॉलेज स्कूल में, और दिल्ली में ज़्यादा होगा पर बाकी जगह 25 से 40% बच्चा साइंस में झूल रहा है. जिसके घर में साइंस बहुत एक्सक्लूजन वाली चीज़ है, जिसके घर में व्यवस्था नहीं है, कोचिंग नहीं है, माँ बाप के पास रुपया नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो हिस्ट्री, पॉल साइंस, हिंदी, आप देखोगे ज़्यादातर कॉमर्स, इस सारी स्ट्रीम्स को चुनता है और ग्रेजुएशन करके आगे बढ़ना चाहता है. अब इससे नीट और जेई के एग्ज़ाम कोचिंग करके पेट नहीं भर रहा. दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देयर वर सर्टेन टेक्निकल कोर्सेज, जर्नलिज्म है, इंग्लिश डिपार्टमेंट ने भी ऑफ एंड ऑन शुरू किया. छोटे छोटे एग्ज़ाम होते थे, पर छोटे एग्ज़ाम को कोच नहीं कर सकते. कोचिंग को चाहिए एक यूनिफॉर्म मॉड्यूल जो सबके मुंह में डाला जाए. तो सीवेट है, पर सीवेट से मार्जिनलाइज कौन हो रहा है? जो हर बारी 70,000 1 लाख कोचिंग में नहीं दे पाएगा. दिल्ली वाला संतुष्ट है. सीयूटी कोचिंग तो सस्ती है मैम. नहीं तो हाँ 70 है ना, प्लान कर रहे हैं. नहीं तुम्हें लग रहा है कि जिसका अगर मान लो जो माँ बाप के पास 2-3 बच्चे हैं, गांव में हैं, तुम वो सोचो ना, स्टिल इट इम्पैक्ट्स अ ह्यूज नंबर. जो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे थे, बहुत छोटा प्रतिशत ही है जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है. इसका मतलब सबको कोचिंग करना है, यानी कि स्कूल के एजुकेशन का मीनिंग ही नहीं रहा. तो कौन लोग मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्कीम के लिए. आपका और मेरा क्या नज़रिया है वो अलग बात है, पर कौन मार्जिनलाइज हो जा रहा है वो सोचना बहुत ज़रूरी है. एक और चीज़ जो आपने शुरू में सवाल किया था कि क्या फ़र्क है between when I was a student, and in fact I became teacher in 2001. I started teaching in Miranda House as a dog, then I became permanent in 2005. आज में और अब जो टीचर है उसमें भी ग्रांट्स के बगैर कोई नया कोर्स शुरू नहीं होता था. यूजीसी रुपया देगा और उससे टीचर्स अपॉइंट होंगे और ग्रांट से हमें आगे हमारा मामला चलता था. अगर ऑडिटोरियम बनना है, अगर सड़क बननी है, अगर वॉल बननी है, इसके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ग्रांट्स मांगते थे. ठीक है. और यूनिवर्सिटीज़ जैसे आपने जेएनयू का स्पेशली और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसलिए इतने लोगों को सर्व कर पाया क्योंकि हम ये शान मारते थे कि स्टूडेंट फ़ी कम है.
हम स्टूडेंट से नहीं लेंगे। धीरे धीरे यूजीसी ने, जो हमारी इच्छा हुई कि सुंदर बिल्डिंग हो और यूजीसी नहीं दे रही, तो हमारी डेवलपमेंट फीस बढ़नी शुरू हुई। और आज जो ट्रांजिशन है, जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन एनईपी में हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हीफा से आप हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी से लोन लो, और वहाँ अगर आप हीफा के वेबसाइट पे जाओगे, वो एग्जांपल देता है कि अगर आईआईटी में 100 करोड़ की एक नैनो टेक्नोलॉजी लैब खुलनी है तो वो खोले हमसे लोन लेकर, और बाद में इतना प्रतिशत हमें स्टूडेंट फी से लेकर एक्युमुलेट करके मतलब देता रहे हर साल 10 साल के लिए। तो इसका मतलब तो सरकार स्टूडेंट पे पल्ला जा झाड़ रहा रही है। है अपने तो इस काम आप से। जहाँ पे पब्लिक फंडेड, देखिए प्राइवेट हमेशा से था, और आज पहली बार है कि कुछ नामी लोगों को लग रहा है कि हम ऐसा प्राइवेट खोलें जहाँ प्योर साइंसेस ह्यूमैनिटीज आए। आज तक नहीं आ पाया ढंग से। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बता दो बेहतरीन, जहाँ कोई भेजना चाहे विद संस्कृत, विद हिंदी ऑनर्स, विद बांग्ला, नहीं होगा ना। बंगाली नहीं पढ़ाई जाएगी, तमिल नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो मार्केटेबल नहीं है। ये आपका पब्लिक फंडेड एजुकेशन ही है जो इन चीज़ों को भी बचाता है, क्योंकि आपको स्कूल में तो चाहिए, आपको संस्कृत पढ़ाने वाले लोग भी चाहिए, और अगर आप वहाँ पे लिटरेचर का बढ़ोतरी करना चाहते हैं, नॉलेज प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो किसी को तो इन्वेस्ट करना होगा ना। इंडिविजुअल में हैव जस्ट अ फोकस ऑन मेरा ग्रोथ कैसे होगा, पर सरकारों का फोकस पूरे देश के ग्रोथ पे होना चाहिए, किसको कैसे बचाना है। अब ये ग्रांट से जो लोन पे हम आ रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फीस है स्काई रॉकेट कर गई। एनईपी के तहत ही एक आया इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, जो कहता है हर साल बच्चे की 10% फीस बढ़ा दो। जब फीस बढ़ाओगे आप देखोगे कि जो फीस 12,000 की थी वो आज 20,000 की है। जो पीएचडी का फीस है वो सालाना 50,000 हो रहा है, और एंड में मतलब ये सारी चीज़ें डिबेट भी नहीं हो पा रही। एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, वाइस चांसलर अपने इमरजेंसी पावर में इनको पास करके लागू कर दे रहा है। तो ये जो फीस बढ़ती जा रही है, और आप अक्रॉस द कंट्री देखोगे कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं जहां स्टूडेंट कह रहे हैं कि फीस बढ़ रहा है। अब अगर फीस बढ़ेगा तो दिल्ली के स्टूडेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका रेंटल्स भी बढ़ेंगे। दिल्ली में बैठ के जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका मेन कंसर्न अभी तक फीस नहीं था, रेंटल्स था। मुझे अभी इसी एडमिशन ईयर में एक फ़ोन आया बिहार से एक पेरेंट का। वो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का मिरांडा हाउस में हुआ है, तो आप क्या समझते हैं मैं भेज। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल भेजिए। मतलब बच्चा बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और बहुत ही जो भी सिस्टम हो रहा हो, मिरांडा हाउस टीचर्स हैव कमिटमेंट टुवर्ड्स डिलीवरिंग एंड वी डू आवर बेस्ट। मतलब हो सकता है कोई स्टूडेंट का आंकलन हो कि इस टीचर का बेस्ट इज नॉट माय बेस्ट, बट टीचर इज डूइंग देयर बेस्ट। एक एनवायरनमेंट है एजुकेशन का। तो मैंने कहा कि ये बहुत बेहतर चीज़ है, आप अपनी बेटी को भेजिए। बोले लेकिन हमारा जेएनयू में हुआ, ये बीएचयू में हुआ है। तो मैंने कहा बीएचयू से तो मैं समझती हूँ कि बिटिया के लिए अच्छा रहेगा। ही सेड लेकिन रेंटल्स नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं कहा, मैं चुप हो गई। मैंने कहा ये आपका फैसला है। तो रेंटल्स इज एनी वे किलिंग। जब रेंटल, इन सारे लैंडलॉर्ड्स को पता चले कि आपकी फीस 10,000 है तो रेंटल एक तरीके का है, अगर आप 50,000 पे कर पा रहे हैं तो रेंटल भी चेंज होगा। तो जो आपका एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एजुकेशन है ऑन द होल इज गोइंग टू गो अप। नाउ ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज का मास एजुकेशन से वास्ता था, क्या हम वो कर पा रहे हैं, ये सवाल होगा। ये एक बड़े बदलावों में है। और जैसे मैंने कहा कि कोर्स रिवीजन, वो भी एक बहुत बड़ा बदलाव है कि अब सरकार 2015 से बता दे रही है ये स्ट्रक्चर होगा, ये पढ़ाना होगा। ये कभी नहीं हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ये अपने टारगेट स्टूडेंट को देखकर होता है फैसला कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है।